बेटा 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स हम करने वाले हैं। देखो अब बेटा ये बायोमोलिक्यूल एक्चुअली होता क्या है, पहले सबसे पहले देखो बेटा बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, जिन छोटी चीज़ों से मिलकर कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स बना होता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा केमिस्ट्री साइडेड चैप्टर है तो उसी तरीके से पढ़ा भी जाएगा। देखो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन द लिविंग बॉडी, मतलब जिंदा जीवों के शरीर में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है वही बायोमोलिक्यूल कहलाता है। तो मतलब बायोमोलिक्यूल हम कहाँ पढ़ेंगे, लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बस बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल्स मतलब लिविंग लाइव मॉलिक्यूल्स हैं ये, बस इन्हीं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखो बेटा जब हमने प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो छोटे कीड़े मकोड़े, अमीबा वगैरह, बैक्टीरिया जो दिखाई भी नहीं देते, बेटा लिविंग सेल्स, वो भी लिविंग, उन लिविंग सेल्स का जब हमने बेटा कंपैरिजन किया, उनका केमिकल एनालिसिस किया तो पता चला कि सबके अंदर एक तरह के ही बायोमोलिक्यूल्स हैं, एक ही तरह के केमिकल्स हैं, लेकिन बस उनकी क्वांटिटी या अमाउंट ही डिफरेंट है। अच्छा, क्या लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी ऐसा एनालिसिस करें तो यही मिलेगा? जी हाँ, जब हमने इंसान के टिश्यू और अर्थ क्रस्ट मतलब इस ज़मीन, इस धरती का जब हमने एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि केमिकल जो है काफ़ी सिमिलर थे दोनों में। क्या था? काफ़ी सिमिलर थे, बस एक ही बात थी कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा और इंसान के शरीर में कुछ कम पाए गए। ठीक, इंसान के शरीर में कौन से तत्व ज़्यादा पाए गए? वो कार्बन है, वो हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन है, वो नाइट्रोजन है, वो सल्फर है। ठीक है, ये बेटा ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा पाए गए। ठीक है बेटा, एक टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है और हम बेटा एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके एग्ज़ाम, आपका नीट एग्ज़ाम, आपका सीबीएस एग्ज़ाम, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है बेटा, कहीं और भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं। ये टेबल देखो आपको क्या बताती है कि इंसान के शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मॉलिक्यूल कौन सा हुआ, कौन सा केमिकल हुआ, तो वो हुआ बेटा हमारा एलिमेंट हुआ हमारा ऑक्सीजन। और अब अर्थ क्रस्ट के अंदर चेक किया तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन ही निकला 46.6%। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इंसान के शरीर में सबसे कम पाई जाती है? वो सिलिकॉन है। और बेटा अर्थ के अंदर वो 27। तो सिर्फ क्वांटिटी का फ़र्क है, लेकिन अमाउंट मतलब दोनों के दोनों हाँ ये पाए एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बात करें तो इंसान के शरीर में 3.3 और बेटा अर्थ के क्रस्ट में, हवा में तो बहुत है, क्रस्ट में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है बेटा, यही एक टेबल था जहाँ से मैंने ये कंक्लूजन निकाल कर आपको दिया कि इंसान के शरीर में क्या ज़्यादा होता है। क्या पता नीट वाले ऐसे कोई क्वेश्चन बना कर रख दे कि किस चीज़, क्या चीज़, जैसे आपको दे दे कार्बन, या कार्बन कहाँ पर ज़्यादा है या ऑक्सीजन ज़्यादा कहाँ पर है, ह्यूमन बॉडी, अर्थ क्रस्ट, इस तरह से कोई क्वेश्चन बना दे। वैसे बना तो नहीं पर बना दे तो, है ना। अगला देखो बेटा, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग बॉडी। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनके टाइप क्या है और ये पता कैसे चला, ये निकाले कैसे गए, तो एक विधि अपनाई गई। एनसीईआरटी में बेटा इस विधि के बारे में बताया गया है, दिखाया नहीं गया है। मैं आपको सिर्फ दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, और जब आप इसे समझ जाएँ तो सिर्फ इसे लिखना, इसके डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं एग्जाम में। नीट में भी बेटा इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वहाँ से नीट से भी क्वेश्चन बनेगा और वहीं से आपसे क्वेश्चन बेटा बुक से भी पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने बेटा एक एसिड लिया, वो क्या है, ट्राइक्लोरो एसीटेट एसिड। ट्राइक्लोरो एसीटेट एसिड CL3CCCOOH लिया। ये क्या है बेटा, एक मोटर। मोटर का मतलब क्या होता है, मोटार का मतलब होता है बेटा एक ओखली, मूसल, जिसके अंदर मसाले कूटते हैं ना, दबा दब, वो है ये। और ये क्या है, पिस्टल, कूटने वाला। ठीक है, हमने बेटा इस एसिड के अंदर क्या लिया, एक लिविंग टिश्यू लिया, एक लिविंग टिश्यू ले लिया। मान लो इंसान की चिक सेल ले ली, बड़ा टिश्यू लेना था तो लीवर सेल ले लिया, लीवर टिश्यू ले लिया और इसमें डाल दिया, फिर इसे ग्राइंड किया। ग्राइंड का मतलब इसे ठोका, अच्छे से क्या किया, ठोका। तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो थिक को मतलब थिक स्लरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिक स्लरी बन गई, है ना। अब थिक स्लरी को क्या किया हमने, आपने देखा है बेटा दूध वालों के पास एक कपड़ा होता है जिसके अंदर जब वो पनीर बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर छानते हैं और ऐसे निचोड़ते हैं बहुत तेज, बेटा सारा का सारा लिक्विड नीचे रह जाता है और पनीर ऊपर रह जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं चीज़ कॉटन क्लॉथ। बच्चों को लगता है कोई साइंटिफिक चीज़ है ये, अरे कुछ भी नहीं है ये वही कॉटन का कपड़ा है जो चीज़ को सेपरेट करने के लिए यूज होता है।
उसके अंदर इस पूरे स्लरी को डाल देते हैं बेटा, जोर से दबाते हैं, जितना लिक्विड होता है सब नीचे आ जाता है। मतलब जो एसिड में मिल गया, जो उसमें डिजॉल्व हुआ वो नीचे आ गया लिक्विड के साथ, और जो डिजॉल्व नहीं हो पाया हाँ वो ऊपर रह गया, है ना। अच्छा अब भाई देखो, तो नीचे जो रह गया उससे वो जो फिल्ट्रेट था, क्या था, फिल्ट्रेट था, उसे मैं बोलता हूँ, उसे हम बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल। मतलब ऐसा पूल जिसके अंदर क्या है, एसिड में सोल्यूबल हो चुकी चीज़ें हैं। और अगला क्या है, जो रिटेन्ड रह गए, इसको हम बोलेंगे एसिड इनसोल्यूबल। जो एसिड में मिल नहीं पाए, घुल जाते तो एसिड के साथ नीचे आ जाते, जो घुल नहीं पाए वो ऊपर रह गए। बेटा जो नहीं घुल पाए वो है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा, बड़े मॉलिक्यूल्स, मतलब जैसे या सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, RER, है ना। और ये कौन है बेटा, एसिड पे जो सोल्व हो गए, घुल गए, वो है हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल्स। और क्या है, साइटोप्लाज्म, आयंस एंड मिनरल्स, ETC। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें एक दो चीज़ें पता चली बायोमोलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक मैक्रोमोलिक्यूल। मैं आपको सीधा भी ये बता सकता था बेटा, दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक माइक्रो होते हैं, एक मैक्रो होते हैं, लेकिन क्या से होते हैं उसकी एक बेटा इमेज आपके दिमाग में क्लियर नहीं होती अगर ये एक्सपेरिमेंट में आपको नहीं बताता। बता दिया तो इससे आपको याद रखने में भी आसानी होगी, और ये भी याद रखने में आसानी होगी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन सा है और माइक्रोमोलिक्यूल्स और क्या इंक्लूडेड होता है। ठीक है बेटा, अगला देखो, अब जरा थिक स्लरी के बारे में पढ़ते हैं। थिक स्लरी के बारे में पढ़ते हैं, यही बेटा इसमें दो ही चीज़ें निकल कर आई, एसिड सोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल। अब बेटा एसिड सोल्यूबल में क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मोनोसैकेराइड्स मतलब स्मॉल एलिमेंट्स। अब एक बात देखो, मोनोसैकेराइड्स क्या है हमारे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बेटा सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, और मोनो मतलब सिंगल, क्या, सिंगल मतलब बेटा जिसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल ही हो, जैसे मोती, जैसे हमारी गले की मोती की माला का एक सिंगल मोती जो जुड़ा ना हो, वो क्या है, मोनोसैकेराइड। इस तरह का स्ट्रक्चर है। अगला है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कौन से, बेटा प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये भी क्या, मान लो एक छोटा सा मोती है एक बड़ी माला का, माला में नहीं जुड़ा है ये अभी, क्या छोटा मोती है। अगला न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड, ये भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड मतलब RNA, DNA के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग, बेटा इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान कर लो, जो समझा रहा हूँ इसे समझ लो, क्योंकि 12th में फिर से तुम्हारे पल्ले पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और अभी अगर आपने नहीं समझा कि यूनिट्स क्या है बड़ी चीज़ों की, तो आपको बेटा माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स को याद करने में दिक्कत होगी। तो हमने पहले ही बताया था एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर कौन आते हैं, हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स मतलब सिंगल मॉलिक्यूल्स। अगला ऐसे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कौन है, हमारे प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो एक छोटी सी यूनिट निकालकर अमीनो एसिड बोलते हैं। और हमारे न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड कौन है, हमारे बड़े RNA या DNA या जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड के क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इनका थोड़ा सा फोटो दिखा दूँ, देखो बेटा NCERT में इनका फोटो भी है, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी एक बार देख लो। वैसे इनके बारे में आपको 12th क्लास में अच्छे खासा टाइम पढ़ना है। देखो बेटा शुगर का स्ट्रक्चर देखो, राइबोज शुगर और ग्लूकोज शुगर का, ठीक। अमीनो एसिड्स देखो बेटा, अमीनो एसिड्स। अब ये अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन, एलाइन, सेराइन, हाँ ये आपस में जुड़ते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। जब हम बेटा प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे राइबोसोम कैसे प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है 12th क्लास में, जब अभी तो हमने सीखा राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बन कैसे रहा है, तो हमको पता चलेगा ये अमीनो एसिड्स होते हैं, ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। इन सबको जोड़ जोड़ के हम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, आगे पढ़ेंगे। अगला क्या है भाई, फैट्स एंड लिपिड्स। क्या, फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, है ना, फॉस्फोलिपिड। अच्छा ये हमारा देखो क्या है, देखो न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड। बेटा ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनती हैं, यही सारी चीज़ें मिलकर आगे DNA, RNA बनाती हैं, ठीक है बेटा। ये देखो इनकी फोटोज दिखा दी मैंने आपको। अब इनके नाम देख लो, यूरिडीन, एडेनोसिन, एडेनाइन, प्योरिन भी बोलते हैं, यूरिसिल या पिरामिडिन बोलते हैं। बेटा आगे हम 12th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी तो सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, और इंट्रोडक्शन से काम चलाओ, है ना। और स्ट्रक्चर बेटा मैंने इसलिए दिखा दिए ताकि आगे देखो तो ऐसा ना लगे कुछ
सुना सुना है, लगे कुछ सुना सुना है। अब एसिड इंसॉल्युबल पूल में कौन आते थे? हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े, इनसे बड़े बड़े। तो भैया मोनो का बड़ा कौन होगा? पॉलीसैकेराइड, मतलब मोतियों की अब चैन बनने लगी है, बड़े मॉलिक्यूल हो गए, घुल नहीं पाए। प्रोटीन, अमीनो एसिड जुड़ जुड़ कर प्रोटीन बना, तो मैक्रोमोलिक्यूल क्या हुआ हमारा? प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड जुड़ जुड़ वो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मिल मिलकर न्यूक्लिक एसिड बन गए। तो यहाँ पर हमें ये हमारे क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल है। बेटा एक चीज़ याद रखना, एसिड सोल्यूबल पूल, इनसोल्यूबल पूल में जहाँ पर वो चीज़ें नहीं घुल पाई थी और बेटा ऊपर रिटेन हो गई थी उसमें, उस कपड़े में, वहाँ पर एक चीज़ लिपिड भी थी, मतलब फैट्स भी थे। तो क्या फैट हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं? आप बोलोगे भैया अगर नहीं छन पाए, ऊपर रह गए, तो इस हिसाब से है नहीं बेटा। लिपिड हमारे क्या है? नहीं है मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये तो है माइक्रोमोलिक्यूल। फिर बोलोगे भैया तो ये घुलकर नीचे क्यों नहीं चले गए, इनके साथ क्यों नहीं पहुंच गए, क्यों उस कपड़े में रह गए? क्योंकि बेटा कभी भी फैट पानी में मिलता नहीं है। कभी आपने देखा है कि एक तेल की बूंद पानी में गिर गई और वो उसमें ऐसे मिक्स हो गई कि आप ढूंढ ना पा रहे हो? आपको हमेशा तेल अलग दिखाई देगा, क्योंकि बेटा लिपिड जो है, फैट्स जो है, ये नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं, या आप कह सकते हो ये बेटा मतलब ये क्या बोलते हैं, नॉन पोलर है। नॉन पोलर बेटा, नॉन पोलर का क्या मतलब होगा कि बेटा केमिस्ट्री के अंदर हमें पता है जल क्या है, वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। उससे जुड़ने के लिए दूसरा भी एक पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, पर लिपिड नहीं है, जुड़ ही नहीं पाता, घुल ही नहीं पाता। इस चक्कर में बेटा ये नहीं घुल पाया उस एसिड में नहीं घुल पाया और ऊपर मजबूरी में रह गया। ये बिल्कुल ऐसा था कि ट्रेन के अंदर चढ़ रहे थे, सब चढ़ गए, लिपिड बेचारा चढ़ना चाहता था पर चढ़ नहीं पाया, तो दूसरों के डब्बे में बैठना पड़ गया। तो याद रखना, यहाँ से नीट का क्वेश्चन बन सकता है, क्या लिपिड एक मैक्रोमोलिक्यूल है? तो आप बोलो, या माइक्रोमोलिक्यूल है तो आप बोलोगे लिपिड, ना तो आप उसको मैक्रोमोलिक्यूल एग्जैक्ट बोल दोगे, ना उसे एग्जैक्ट माइक्रोमोलिक्यूल बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे? इज नॉट अ ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल, सच्चा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। बैठा तो है साथ में पर है नहीं। समझ में आया? अगला देखो, है ही नहीं, बस बेटा बैठा है ना वहाँ पर, उस बैठने की वजह से तो थोड़ा सा उसको ना तो पूरा डिसॉल्व। हाँ ठीक है। अगला देखो बेटा, अब इन्हीं हमारे पॉलीमेरिक कंपाउंड्स को, पॉलीमेरिक मतलब जिसमें पॉली चैन बन रही है, अलग अलग मोती जुड़ जुड़ कर माला बन रहे हैं, तो इसी को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कह देते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। और बेटा यहाँ पर मैं ये दिखा रखा है हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है फोबिया हो गया है इसे पानी से। हाइड्रो मतलब फोबिक, हाइड्रो मतलब इसको क्या है, हाइड्रोजन इससे मतलब है पानी से, इसको क्या है, हाइड्रो मतलब जहाँ पानी हो, से उसे फोबिया हो गया है, जुड़ नहीं रहा, नॉन पोलर है, इस वजह से एसिड में जुड़ा नहीं, नीचे आ नहीं पाया। अब बेटा आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल में क्या क्या मिलता है? तो बेटा क्या क्या मिलता है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या ज़्यादा मिलता है। ठीक, तो ये समझाता हूँ, फिर आपको टेबल दिखाऊंगा और भी क्या चीज़ें मिलती हैं। बेटा सेल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिलती है वो है वाटर, 70 to 90% वाटर मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट केमिकल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? वाटर है। सेकंड नंबर पर प्रोटीन एंड थर्ड नंबर पर न्यूक्लिक एसिड मिलता है। न्यूक्लिक एसिड तो आपका न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेगा, जिसे हम डीएनए या आरएनए कहते हैं, वो 5 to 7% है। प्रोटीन 10 से 15% है। लेकिन बेटा यहाँ से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है, क्योंकि वाटर इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिंदा तो नहीं है। लेकिन बात करें बेटा सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो अगर पूछेंगे नंबर 1 या मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है जी सेल में, तो आप फिर वाटर नहीं बोल सकते, फिर आप बोलोगे जी प्रोटीन, और सेकंड नंबर पर न्यूक्लिक एसिड। और अगर नॉर्मल पूछे कि मोस्ट अबंडेंट केमिकल क्या है, तो आप वाटर बोलोगे, फिर सेकंड नंबर पर प्रोटीन और थर्ड नंबर पर न्यूक्लिक एसिड बोल दोगे। अब जरा बेटा इनकी टेबल के दर्शन कर लें, आओ दर्शन कर लो। देखो बेटा, ये देखो, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिलता है 3%, लिपिड्स मतलब फैट मिलते हैं 2%, न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बता ही दिया, और बेटा आयंस मिलते हैं 1%। सबसे कम मिलता है आयन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए तो। वैसे बना तो नहीं है अभी तक, पर क्या पता एंटी हमारी वीडियो देख रहा हूँ, अभी तो बेटा छोटा चैनल है, क्या पता चल जाए।